अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। बिल्डिंग टॉक में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खान साहब जिस तरह मुख्तलिफ अफवाहें इस वक्त गर्म हैं, गर्दिश कर रही हैं कि आने वाला सेटअप चेंज होने जा रहा है, तब्दीली आ रही है। ख़ास तौर पे जो मौजूदा सेटअप है ये चेंज होने जा रहा है। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, जो फ़ॉरेन जितने भी, मैं कहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान के अंदर आए, एक आम आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट की, जिस तरह पीएम की हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई, तो बैंकिंग जो सिस्टम है क्या ये यूँ ही चलता रहेगा या आने वाला सेटअप जो है वो इसको डिस्टर्ब करेगा? होना तो यही चाहिए कि ये सिस्टम यूँ ही चलना चाहिए, तब्दीली आए लेकिन पुरअमन तरीके से आए, ताकि सिस्टम को बेहतर किया जाए, ना कि लोगों को, जो आम बंदा है जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेके वो पाकिस्तान के अंदर आया और इन्वेस्टमेंट की, और पाकिस्तान के फ्यूचर में, पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि वो रीढ़ की हड्डी हैं, फ्यूचर के अंदर वो किरदार अदा किया कि जो तवक्कुआत हम समझते थे कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए। हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ख़ास तौर पे पीएम साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज हाथों में होगी। तो क्या अगर ये सेटअप अगर चेंज होता है तो ये महफूज हाथों में इसी तरह रहेगी, या ये लोग फिर से वही जिस तरह पुराना वो रीत है, जब एक सेटअप जाता है तो जब दूसरा सेटअप आता है तो वो ये कहता है कि आपके अंदर ये खामियाँ थी। और इसी मौजू पर बात करने के लिए नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में जिन अपने गेस्ट को इनवाइट किया हुआ है, मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं तनवीर मुगल साहब, और उसी के साथ हमें ज्वाइन किया है करामत अली साहब जो कि इंजीनियर हैं, और उसी के साथ हमें खिज़र गिल साहब जो कि जर्नलिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे तनवीर साहब आपसे। तनवीर साहब, जैसा कि आप समझते हैं कि आप रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, आपने बेशुमार ऐसी चीज़ों को देखा होगा। मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है कि नून लीग के दौर में भी आपने काम किया, और मौजूदा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिस तरह इन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर एक जिद्दत लेके आए, इनका एक विजन था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है पाकिस्तान के अंदर आए, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और पाकिस्तान के किरदार में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें, तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये सेटअप अगर चेंज हो गया तो ये कंस्ट्रक्शन का पहिया रुक जाएगा या ये यूं ही चलता रहेगा? जी, सबसे पहले माजिद भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी और मुझे अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग एज़ कारोबारी लोग जो है ना प्रो हुकूमत होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत हो वो स्टेबल रहे, और वो जो भी पॉलिसीज़ लेके आए हैं उनको एक वक्त मिलना चाहिए ताकि पूरे तरीके से वो नर्चर हो सके। और खान साहब के बारे में, स्पेशली पीटीआई की ये जो हुकूमत है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो इनकलाबी इक़दामात किए हैं वो बेसिकली आई थिंक खान साहब इंस्पायर्ड है महातीर मोहम्मद से। महातीर मोहम्मद ने जिस तरह अपने मुल्क के अंदर एक कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करके पूरे मुल्क को उसके एक नई तरीके से अपने मुल्क को, उसकी इकॉनमी को खड़ा किया, खान साहब भी उसी विजन को लेकर चल रहे हैं और आई थिंक उसी तरह से चलाने की कोशिश भी की है इन्होंने। और मैं चूंकि चेयरमैन रियल एस्टेट बिजनेस क्लब की हैसियत से पूरी कम्युनिटी के साथ एक मेरा जो है वो एंगेजमेंट रहता है, लोगों के साथ, बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ मेरा एक इंटरेक्शन रहता है जहाँ से मुझे बिजनेस की इनसाइट्स का काफ़ी अंदाज़ा रहता है। तो बेहतर चीज़ तो यही है कि कुछ मिल बैठ के नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हुकूमत बरकरार रहे और इसकी जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं और जो भी इसमें कॉन्फिडेंस एक जो मिला है इन्वेस्टर्स को और बिल्डर्स को और डेवलपर्स को, जितने इनिशिएटिव्स हुए हैं, ताकि वो ठीक तरीके से चलते रहें। दूसरी सूरत में अगर ये मुल्क हमारा सियासी तौर पे मतलब स्टेबिलिटी हमारी डिसेबल होती है, कोई इस तरह की खराबी पैदा होती है, तो उससे यकीनी तौर पर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लैक पैदा होगा। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इस वक्त हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है, जितने बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, सारे थ्रेटेंड है। इवन मैं आपको बताऊं माजिद भाई कि मेरा चूंकि काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के चेयरमैन और उनके जो मालिकान हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने नया पाकिस्तान का ये जो एक है एक अथॉरिटी इन्होंने बनाई है और आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक वन विंडो बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन दिया है कि
کیوں نہیں جا رہے آپ ان کے ساتھ؟ تو ان لوگوں نے کہا جی تنویر بھائی وی فیل تھریٹ کہ ہم آج اگر نیا پاکستان کے ساتھ کوئی الائنس بنا لیں، کل حکومت چینج ہوگی تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ نے پچھلی حکومت کے ساتھ مل کے جناب کچھ ایسا کیا ہے یا ویسا کیا ہے. سو مطلب یہ ریجیمز چینج ہوتے ہیں حکومتوں میں، لیکن اس طرح کا تھریٹ ہونا کاروبار کے لیے، ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جی کراما صاحب، آپ تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایک کردار ادا کر رہے ہیں، جس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے % ابھی کام مکمل ہو چکا ہے، ابھی کتنا کام باقی ہے؟ جی سر، جو پروجیکٹس میرے ڈیزائن ہیں اور وہ ہم اس کو سپروائز بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، تو اس کے اندر جو بھی کام چل رہا ہے وہ تو انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور اسی پیکیج کے تحت ہی وہ لوگوں کو دیا بھی جائے گا. لیکن ابھی ظاہر ہے جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہونے کے نزدیک ہوتی ہے یا کوئی ایسی افواہیں وغیرہ پھیلتی ہیں تو اس سے اوورآل تو ساری مارکیٹ میں فرق پڑتا ہے. تو اب میرا تو یہی خیال ہے کہ جو پروجیکٹس ہمارے شروع ہو چکے ہیں اور ابھی ان کا 50% تک میرا خیال ہمارے مکمل ہو گئے، اور باقی جو رہتا ہے وہ چلتا رہے گا. اور امید ہے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی طور پہ بھی ختم نہیں کریں گے. ہاں البتہ نئے آنے والوں کو لیے یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور پھر نئی پالیسی کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہم نے لاسٹ کافی سارے پروگرامز کے اندر بھی ہم نے اس بات کا پرزور جو ہے وہ بربلا اظہار کیا تھا کہ جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں کنسسٹنسی ہونا ضروری ہے. تو ہمارا لاسٹ جتنے بھی ہمارے جتنے پروگرام ہوئے ہیں ان میں ہماری پالیسی پہ بھی آپ نے بات کی، سب نے بات کی. تو اس میں یہ ایک بات جو میری طرف سے یہی تھا کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ ایک اس کو لیگل اور قانونی اس کو ہر طریقے سے تحفظ ہونا چاہیے. تو پاکستان میں جو بھی اسکیمیں بنتی ہیں ان کو تحفظ نہیں ملتا، اور جب بھی کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام اسکیمیں بھی سبوتاژ ہو جاتی ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیسک موبلائزیشن ہو چکی ہوتی ہے، خرچہ تقریباً کافی حد تک ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ابنڈنٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جڈیجو کے دور میں بھی بہت سارے غریبوں یتیموں کے لیے بستیوں سے باہر بے شمار بلڈنگز بنائی گئیں، اور وہ آج اب جا کے دیکھیں وہاں پر آپ کو ایک قبرستان کا منظر دیتی ہیں جس میں ہمارے پاکستان کا بے شمار زر مبادلہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو میری تو گزارش ہے جو بھی اعلیٰ اختیار رکھتے ہیں کہ ہماری اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو کسی طریقے سے بچائیں، کیونکہ یہ ہمارے پوری کنٹری کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اس کے اوپر لائف بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں کا دار و مدار ہے. تو اس کو کسی طریقے سے ان تمام جو ہوائیں، آندیاں، طوفان آتے ہیں ان لوگوں سے اس ہماری انڈسٹری کو بچا لیا جائے تو ہمارے ملک کو باقی تمام چیزوں کو اتنا اگر فرض کرے کوئی تھوڑا بہت جھٹکا لگتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ جو بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے چلایا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے بنائے جا رہے تھے ان تمام مقاصد کو حاصل کیا جائے. کم از کم 40% 50% جتنے سبھی زیر تعمیر ہیں وہ تو کم از کم ان لوگوں کو مل جائیں جن لوگوں کے لیے وہ بنائے جا رہے تھے. جی خضر صاحب، جس طرح ابھی کراما صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور افواہوں کا بازار گرم ہے، مختلف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کو ہر شعبے میں نا انسرٹینٹی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ یار کیا ہوگا، اور یہ ہمارا شروع سے ہی یہ حال ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی بھی اسکیم آئے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ 5 سال کا پلان دے گی، جو نہیں آئے گی وہ اس کی پالیسی سے اختلاف کرتی ہے. ابھی جو تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آ کے کیا کریں گے معیشت کے لیے، یا کسی نے کوئی پلان نہیں دیا واضح. ابھی بس یہ ہے کہ خان صاحب چلے جائیں گے تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی، اور اسی طرح وہ آئیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ خان صاحب آئیں گے. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کوئی صورتحال واضح ہے.
यानी कि अभी सूरत हाल आपको वाज़ेह होते नहीं दिखाई दे रही। अभी आपका कहने का ये मकसद है कि जो अपोजिशन है, जिस तरह वो तरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक आवाम के ऊपर ये वाज़ेह नहीं किया, जो इन्वेस्टर हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, और जो वो जिसके ऊपर काम हो रहा है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वो वैसे ही जारी रहेगी। वो आपको बता ही नहीं दे कि वो क्यों खान साहब को भेज रहे हैं और वो क्या प्लान लेके आ रहे हैं, क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं, किस तरह वो इस सारी मईशत को स्टेबल करेंगे, या वो कैसा अलादीन का चिराग होगा जिससे वो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, वाकई अलादीन का चिराग तो उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में मईशत बेशक अगर वो आते हैं तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी ये देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो तनवीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके अंदर आपको जो कंस्ट्रक्शन का अभी जो प्लेटफॉर्म है, ख़ास तौर पर जो आपके इन्वेस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये 3-3.5 साल के अंदर आपने बाकी अगर कंपेयर करते हैं सबका हुकूमत के जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग थे, तो आपने क्या बेहतर पाया, या इसके अंदर कोई इस्लाहात ज़्यादा बेहतर हुई, और ख़ास तौर पे बाईलाज के हवाले से आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई जिद्दत आई है? जी, बहुत सारी मस्बत चीज़ें हुई हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि शायद इस वक्त अपोजिशन के पास कोई अलादीन का चिराग है, वो लेके आ जाएगी। हम भी जानते हैं अलादीन का चिराग कोई नहीं है। हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि इस तरह के हालात इसमें पैदा हों। हम कारोबारी कम्युनिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल में खुसूसी तौर पर जब नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर फेटफ के ज़रिए 2016 में जब रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे, तो उसके बाद मार्केट हमारी लिटरली कोलैप्स कर गई थी और कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि वे आउट ही नज़र नहीं आता था। क्योंकि फेटफ का कहना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक मनी है, ये रियल एस्टेट के अंदर 60-70% डिसाइड कि ये रियल एस्टेट के अंदर पार्क है, और वो इनको डायरेक्शन देते हैं। उस डायरेक्शन के मुताबिक टैक्सेस का एक निज़ाम बनाया गया और उस निज़ाम के तहत अभी चीज़ों को चलाया जाने की कोशिश की जा रही है। अब टैक्स का निज़ाम होना चाहिए, ये हम तो प्रो है, मतलब टैक्स का निज़ाम होना चाहिए, रियासत को पैसा जाएगा तो वो नहीं। तनवीर साहब, सॉरी कतकरामी की माज़रत, जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह आप इस्लाह के फेटअप ने जिस तरह कहा है, आप ये देखें कि जो जितनी ब्लैक मनी थी वो सारी की सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ चुकी है। वो किस तरीके से, अगर आप देखें जो बड़ा इन्वेस्टर था, उसने सबसे पहले क्या किया कि जो स्टील फैक्ट्री थी वहाँ पर जाके उसने जो उनसे कहा कि आपकी सालाना कितनी प्रोडक्शन है, तो उन्होंने कहा, मैं एक फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं कि ये 5000 टन है, तो उन्होंने कहा ये एक साल की जो जितना भी स्टील आपकी प्रोडक्शन है, ये आप ये एडवांस पेमेंट लें और सारी आपने मुझे डिलीवर करनी है। तो जब ये वाली सूरत हाल होगी तो देखें वही स्टील की कीमतें आप देखें 110-20 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। सीमेंट भी इसी तरह इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको किस तरीके से आप कंट्रोल देखिए, सरमायादाराना निज़ाम के कुछ जो नुकसानात हैं, ये उनमें से एक नुकसान है जिसका जिक्र आपने किया है कि जब एक बड़ा सरमाए वाला बंदा माफिया बनता है, वो जब किसी मार्केट पे कब्जा करता है तो वो अपने सरमाए के जरिए कब्जा करता है। अब मुझे नहीं पता कि सर उसको कौन रोकेगा। देखें आप कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें, ये जो कंस्ट्रक्शन, ये अभी तो मैं समझता हूँ कि ये मसनूई कंस्ट्रक्शन है। जब ये असल जिस तरीके से खान साहब कहते थे कि ये जो अभी पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो डॉलर को नीचे कंट्रोल किया हुआ था, ये आर्टिफिशियल था। जिस तरीके से उन्होंने अभी मैं ये समझता हूँ जो कंस्ट्रक्शन की ये जब यही इन्वेस्टर जब अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर लेंगे, उसके बाद जो एंड यूज़र है, जो आम बंदा है बेचारा, वो 1 टन वाला है, 2 टन वाला है, 3 टन वाला है, जिसने अपना घर 5 मरले का बनाना है, तो वो किधर जाएगा, वो कहाँ पे खड़ा होगा? देखिए, पता है आपकी बात जो है ना, ये अब एक तो सरमायादाराना निज़ाम की तरफ इशारा करती है, दूसरा इन्फ्लेशन की तरफ है। पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन आया है उसको अगर आप देखेंगे उस तनाजुर में आप देखें कि जो इन्फ्लेशन आया उसने यूके को कैसे हिट किया है, कनाडा की मार्केट को कैसे हिट किया है। सीमेंट हमारी लोकल प्रोडक्शन है ना, सीमेंट तो मैं समझता हूँ कि डॉलर के रेट ऊपर गया है, महंगाई जो है ना उसके ऊपर, लेकिन जो सीमेंट है वो हमारी लोकल प्रोडक्शन है। वो 900 प्लस का आपका बैग इस वक्त 950 का आपका वो पर बैग है। देखिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि जो इस हुकूमत ने इस्तेलाहात करके, मैंने एक बात शुरू की थी 2016 में टैक्सेस लगे थे, उसके बाद मार्केट बंद हो गई थी, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी लिटरली आपकी। जब इमरान खान साहब आए, इन्होंने कोरोना के बाद जो एक पैकेज दिया था जिसमें रिलीफ दिया था इन्होंने लोगों को, उसमें टैक्स का रिलीफ भी दिया था। टैक्स का जो मतलब जो नेट बनाया गया था उसको उठाया गया, थोड़ा अपलिफ्ट किया गया, टैक्स की शरह को कम किया गया,
ڈی سی ریٹ کو ریوائز کیا گیا, پلس کنسٹرکشن والے لوگوں کو ریلیز دیا گیا. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مارکیٹ میں بڑھے گی, اس کے بعد جو کاروبار شروع ہوا ہے کرونا کے, جب عمران خان صاحب نے وہ پیکیج اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد کنسٹرکشن اور یہ سارا کام 400% انکریز ہوا ہے. اب دیکھیں جب ایک طرف یہ سارا فیک ہے نا, جب جیسے ہی خان صاحب جائیں گے, جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ یہ ساری پالیسیز ختم کر دے گی, ٹیکس لگائے گی, تو اس میں تو یہ آپ کی ساری پراپرٹی, ساری انویسٹمنٹ بلاک ہو جائے. اصل میں دیکھیں فیک کہنا ٹھیک نہیں ہے. آپ ان پالیسیز کا, جس طرح کرامت صاحب نے ذکر کیا کہ کسی بھی ملک کی پالیسیز کا تسلسل کا رہنا بہت ضروری ہے. وہ یہاں پہ بدقسمتی سے یہ چیزیں آپ تسلسل سے رکھیں, کوئی چیز فیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ دبئی کی مارکیٹ کو, کنسٹرکشن مارکیٹ کو جب آپ اسٹڈی کریں, صاحب آپ نے ایمان سے آپ بتائیے گا, آپ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں, ارننگ بھی آپ کی ٹھیک ہے. جو ایک عام آدمی ہے جو بیچارہ ریڑھی والا ہے, چھابڑی والا ہے, کیا وہ ابھی گھر بنانا اس کے لیے ممکن ہے؟ دیکھیں نیا پاکستان انہی لوگوں کے لیے ہے نا. تو نیا پاکستان میں سر وہ پرائز کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. پرائز میرے خیال سے انہوں نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں, اور جس طرح کی کنسٹرکشن, کرامت صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ 15-18 لاکھ 20 لاکھ روپے کا وہ ایک یونٹ دے رہے ہیں. اگر وہ کرامت صاحب 15-20 لاکھ کا یونٹ کیا واقعی پاکستان کے اندر یہ کہیں پہ موجود ہے؟ نہیں, یہ منیمم جو ہے وہ 35 سے شروع ہوگا. قسطوں میں کتنے عرصے میں دینے ہوں گے پیسے؟ 20 ایئرس کی قسطوں میں ہیں. 20 سال میں 35 لاکھ روپے کا گھر, اب اس سے زیادہ اور کیا ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ چونکہ لوگوں کی جو اکوموڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہم نے تقریباً 500-550 اسکوائر فٹ کا ایک ہم نے یونٹ بنایا. نہیں 550 اسکوائر فٹ کا سر 35 لاکھ کا آپ کہہ رہے ہیں, تو اتنا تو آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی آج بھی موجود ہے نا. نہیں اگر یہ تو آپ کو فری میں مل رہا ہے نا, آپ کو یہ ایک ون ٹائم پیسے نہیں دے دینے, آپ نے اس کو 20 سالوں میں دینے ہیں. بے شمار ایسے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایسی سوسائٹیز موجود ہیں, ایسے لوگ انویسٹر موجود ہیں جو انسٹالمنٹ کے اوپر یہ اسی طرح ہی دے رہے ہیں. نہیں 20 سال کا کوئی پلان نہیں ہے ماجد بھائی, سال 1.5 سال 2 سال کے 3 سال کا میکسیمم پلان ہوتا ہے. جو لوگ اپنی انسٹالمنٹ دے چکے ہیں ان کو پوزیشن نہیں ملی, اور اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ آج سے 2 سال بعد ماجد بھائی اس بات پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے ان متاثرین کو لے کے کہ یہ دیکھیں انہوں نے نیا پاکستان میں جگہ خریدی. ایک عام آدمی انویسٹر تو پھر بھی بینک سے لے کے کسی طریقے نکل جائے گا, عام آدمی پھنس جائے گا درمیان میں. اس بارے میں کوئی جی کرامت صاحب, جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بے شمار ڈیزائن کیے اور ابھی آپ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ 50% پروجیکٹ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے, جو موجودہ, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہی 5 سال پورے کریں اس کے بعد نیا سیٹ اپ آئے, اگر ان کیس یہ چلے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو یہیں سے سٹارٹ کرے گی, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم رک جائے گا؟ بری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایگریمنٹس ہو چکے ہوتے ہیں, تو ان کو بیک کرنا مشکل ہوتا ہے, اور چونکہ اس کے اوپر کافی سست روی کا شکار ہو جاتا ہے نا سر. دیکھیں ابھی جیسے میٹرو کے پروجیکٹ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ وہیں کے وہیں ہیں, جب 3.5 سال ہو گئے ہیں, وہ جس جگہ تک شہباز شریف صاحب چھوڑ گئے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس انشاءاللہ مکمل ہوں گے, لیکن اب ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ اپنے سارے پروجیکٹس کو لانچ کر سکے, اور کافی انہوں نے انسینٹو بھی دیے ہیں, جیسے تنویر صاحب نے کہا ہے کہ بہت انسینٹو دیے, اور انہوں نے پیمنٹس لوگوں نے اتنی جمع کرا کے اپنے پروجیکٹس اپنے نام سے انہوں نے رجسٹر کروائے ہیں FPR میں, تو وہ ایک بہت بوم آ گیا. ابھی جو مارکیٹ میں آپ کو جو بیلون نظر آ رہا ہے اور پوری انویسٹمنٹ کا جو آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے وہ اسی کے برونے میں نہ جائے. وہ ہے تو اوپر لیول کا ہوتا ہے, عام آدمی کی زندگی تو اس سے متاثر بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ریزیڈینشیل جتنے بھی یونٹس ہیں یہ کسی طریقے سے مکمل ہو جائیں, کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یہ تمام جتنا بھی ہمارا کوئی ہم نے وعدہ کیا اپنی عوام سے وہ کسی طریقے سے پورا کریں. جی بالکل. اگر فرض کریں کو وہ 100% تو نہیں پورا کر سکتے 5 سالوں میں, کیونکہ پروجیکٹ کو چلانے کے لیے 2 سال پہلے ویسے لگ جاتے ہیں پلاننگ کرتے اور باقی کام کرتے ہوئے, تو باقی 3 سال اس کو ملے تو تب جا کے کہیں وہ 90% تک لے جاتے ہیں. اور اگلے آنے والی حکومت جو ہوتی ہے اس کے اندر 10% کا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اتنے بائنڈنگ میں ہوتے ہیں کہ وہ مکمل ہو ہی جاتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہم نے جو دیکھا ہوگا نواز شریف کی حکومت میں بھی پاکستان کی ایک اسکیم تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس تھے, اس میں بھی ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا, اور وہ پروجیکٹس جو بہت 60% 70% مکمل ہو گئے تھے اس وقت,
तो वो चलते रहे और लोगों ने जी उसको जी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है खिज़र साहब, जिस तरह करामत साहब अभी कह रहे थे कि इस स्कीम का नाम जो है वो मेरा ख्याल है आसान घर स्कीम है या PM हाउसिंग मेरा ख्याल है नया पाकिस्तान हाउसिंग, अब नया जो है ना वो आप बेशक उसमें से करें, लेकिन वो हाउसिंग स्कीम एज इट इज़ रहनी चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूँ कि सबका जो अदवार है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और मोहतरमा साहब के नाम से जो है ना जो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आए, मेरा ख्याल है खान साहब की ये एक अच्छी मैं समझता हूँ कि ये बात है कि उन्होंने अपने नाम से कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया और ये पाकिस्तान की मलकियत है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं यही समझता हूँ कि इसको यहीं से ही शुरू किया जाना चाहिए और जो एंड यूजर है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, इसको पुराना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कर लें। आम आदमी को नाम से कोई गर्ज नहीं, उसने तो रहना है। उसको अगर आप वो पुराना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, क्योंकि अब हम नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। सोमवार को आप शायद पुराने पाकिस्तान में बैठ के शो करें, तो इसलिए ये सारे मामला देखने पड़ेगे हमें। तो बाकी जो सर की बात है इससे भी मैं एग्री करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर गवर्नमेंट भी हाथ नहीं उठा सकती। मतलब मेट्रो का आप देख लें प्रोजेक्ट, वो सरवाइव कर रहा है। पंजाब में 1122 वो सरवाइव कर गया, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस, पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस, वो नहीं सरवाइव कर सकी। और कुछ प्रोजेक्ट बनते ही इतने अच्छे हैं कि वो सरवाइव कर जाते हैं। जैसे ये अकरम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो नवाज शरीफ की थी वो सरवाइव कर गई, तो सिर्फ इसकी यही वजह थी कि इनका काम अच्छा था। जी जी तनवीर साहब, आप क्या समझते हैं कि सर एक ईमानदारी के साथ आप बताइएगा कि जो मौजूदा सेटअप है इसके अंदर ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे थे जो सुस्त रवि का शिकार थे, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि हमने जाना है वक्फे की तरफ, तो वक्फे के बाद यहीं से शुरू करेंगे। नाजरीन यहाँ पे छोटा सा लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि वक्फे से पहले तनवीर साहब से बात हो रही थी, तनवीर साहब इदारों के अंदर कितनी बेहतरी आई है, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने इदारे हैं, जो आपके RDA CDA LDA जितने भी इदारे हैं, तो इनके अंदर कोई बेहतरी आई है या काम करने की जो रफ्तार है वो तेज़ हुई है? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सवाल और बड़ा चैलेंजिंग किस्म की ये चीज़ है जो चीज़ आपने पूछी है। हम जिस तरह से इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ों को हिट करेंगे और उसके अंदर तब्दीलियां लाएंगे, उस तरह की तब्दीली नहीं हमने देखी। अभी भी अदारों के रवैये, बिहेवियर पुराने पाकिस्तान वाले हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनको पूरा वक्त दिया जाए ताकि ये ना कह सके कि वक्त से पहले हमसे हुकूमत ही ले ली गई थी और हमसे हमारा मैंडेट ले लिया गया था, हमें काम करने का मौका नहीं मिला। डेट्स वाई एज अ बिजनेस कम्युनिटी हम कहते हैं कि इनको पूरा टाइम दें। और जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने इनिशिएटिव ली है, जिस तरह मतलब इनका एक पोर्टल है वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल, PM पोर्टल, ठीक है, उसमें सिटीजन पोर्टल, यस, सिटीजन पोर्टल के जरिए हमने देखा कि कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जबरदस्त हुई हैं। हमारे कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, शिकायत की है, बड़ी जबरदस्त उनको उस पर रिस्पॉन्स मिला है और उनके मसले हल भी हुए हैं। मैंने खुद पर्सनली पुलिस के अदारों के अंदर कुछ जगहों पे मुझे काम पड़े। वो पुरानी पुलिस, पुराना अंदाज नहीं है। आज तो आप 115 पे अपनी रिपोर्ट करें तो वो आपको एक फॉलो अप उनके ऑफिस से शुरू हो जाता है कि भाई आपकी ये रिपोर्ट थी, कैसा चल रहा है। सो मतलब हमें नजर आती है चीजें कि बहुत सारी चीजों को इन्होंने पुश किया है और बेहतरी की तरफ लेके गए हैं। और इसी तरह RDA CDA की भी अगर मैं बात करूं, मैंने खुद CDA में जाके केस पुटअप करना था। RDA करामत साहब बैठे हुए हैं, इनका मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन है क्योंकि ये बैरियर टाउन फेज 8 में बैठे हुए वहां काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोजेक्ट है, RDA के साथ हमारी कम्युनिकेशन शुरू हुई है। तो जो पुराने पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये वही लोग अभी तक बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी में सारे वही लोग, अफसरान वही लोग तो वही होंगे के साथ। अब देखिए बात वही आ जाती है कि ये कोई ऐसा स्विच नहीं है कि इन लोगों को यूं स्विच किया जाता और एकदम से ये इमरान खान साहब के विजन पे आ जाते। और अगर कोई मतलब रिश्वत का आदी हुआ है तो वो ध्यानदार हो जाएगा। वक्त लगता है चीजों को, लेकिन एक थ्रेट इन लोगों को है। मैं अपनी बात करूं, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि पहले जिस तरीके से ओपन मंडी लगती थी, अदारों में जिस तरह से लोग बिहेव करते थे, अब वो कदरे शर्माते हैं और किसी ना किसी तरह से कुछ ढक छुप के कुछ मामलात करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि चीज़ों को जिस तरह इमरान खान साहब का विजन यही था कि ऊपर से जब चीज़ें ठीक होती हैं तो तब नीचे तक चीज़ें सही होंगी। तो ही इज ट्राइंग। जी करामत साहब, जिस तरह तनवीर साहब अभी फरमा रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा सवाल ये भी है कि जितने ये
कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ख़ास तौर पे जो डिज़ाइन अप्रूवल और जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर जितनी भी चीज़ें जो सीडी और जो इदारों से रिलेटेड है, तो क्या वो ऑनलाइन सिस्टम सर नहीं होना चाहिए ताकि एक आम आदमी जो है उसके लिए सहूलत हो, वो वहीं पे सबमिट करे और वहीं पे उसको जो है विद इन वीक जो भी प्रोसेस है उसके अंदर जो है ना परमिशन मिल जाए? जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल ठीक है, और मेरा भी यही एक राय है कि इन अदारों के अंदर गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट जो अभी खान साहब की चल रही है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी बेहतरी लाए हैं, और इन्होंने नक्शा जात जमा कराने का जो तरीकाकार रखा हुआ था वो एक ही जगह पे था, और कचहरियों में उनका हमारा ऑफिस था, तो ई सहूलत उसको कहते हैं। तो वहाँ पर नक्शा जमा कराने के बाद फिर उसका टाइम होता था, टाइम के अंदर अंदर उन्होंने केस वापस करना होता था। मैंने भी अपने पर्सनल भी करवाए हैं और लोगों के भी करवाए हैं, तो उसमें काम तो हुआ, लेकिन जाहिर है कोई भी सिस्टम है उसमें खराबी भी रहती है, उसमें इम्प्रूवमेंट का चांसेस भी रहते हैं और गुंजाइश होती है। अब रह गया मसला कि ये अथॉरिटीज़ के अंदर जो बाकी मामलात हैं वो भी अब कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी तो ये नीयत होती है कि किसी तरीके से ये मिशनरी हमारे साथ चले, हमारे विजन के मुताबिक चले, लेकिन कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से, और ये मसले मसाइल तभी आते हैं जब गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं होती, अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाती, अभी उसका टाइम पूरा नहीं होता, उससे पहले ही डिस्टेबलाइजेशन कर दी जाती है, और जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि हवा किस तरफ चलती है, तो इसी तरीके से वो भी अपने रवैये को चेंज करते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैंने देखा है इस टेलोर के अंदर बेहतरी आई है, चीज़ें बेहतर ये नहीं हुआ कि बिल्कुल आप कह दें कि जी बिल्कुल पहले से निज़ाम जो है वो ख़राब हुआ, लेकिन बेहतरी आई है। इसमें सबसे ज़्यादा रामा साहब, अगर बेहतरी आई है तो खान साहब आज जो वक्त जो उन्हें देखना पड़ा है, आवाम के ख़ास तौर पे लोग उस तरह उनके साथ खड़े क्यों नहीं हैं? आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में बेशुमार बाकी जो शोबा जात हैं वहाँ पे अगर इन्होंने बेहतरी लेके आए हैं, कोशिश की है, बेहतरी आई भी है, तो उस तरह वो आवाम उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये आपकी जो सवाल है वो ठीक है, चूँकि हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हम ताल्लुक रखते हैं, हम तो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं उठ के खड़े हुए? मैं यही कह रहा हूँ, कोई एक मुझे बताएं कि जो उनके साथ खड़े हों इस मुश्किल वक्त में। अगर वो आप समझते हैं कि उन्होंने बेहतरी लेके आए हैं, इन इदारों के अंदर लेके आए हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर जिद्दत लेके आए हैं, और उनकी ये इस्लाहात जो है ना एक आम आदमी उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो इससे रिलेटेड जितने लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो डिस्टेबलाइजेशन का अमल होता है ये कोई मेरे बस की बात, आपके बस की बात, या एक आम पब्लिक के बस की बात नहीं है, और ये कोई तहरीक नहीं है। ये तो आपको पता है कि इंट्रिक है, इंटरनेशनल लेवल की इंट्रिक है, उस इंट्रिक के तहत ही सारा कुछ हुआ है और हो रहा है, और हम एज बिजनेस होता भी ऐसे, और हम एज बिजनेस कम्युनिटी खड़े हैं। हम तो चाहते हैं कि ये टेन्योर अपना पूरा करें और अपना काम जो इनकी जी खिज़ा साहब, आप क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट भी आप सारी चीज़ों को देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब जो ये नाकामी उनके अंदर अभी 3.5 साल गुजर चुके हैं, जो एक आम आदमी जिसने बेचारे ने उम्मीद लगा के रखी थी कि खान साहब जब आएंगे तो फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, बहुत जल्दी से ये मुमकिन हो जाएगा, तो वो चीज़ें क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? अभी जो लोग हैं उस तरह उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? माजिद साहब, आम आदमी तो उनके साथ खड़ा है। अगर आप आज KPK का इलेक्शन देखें तो PTI ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन वो उसने खान साहब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं क्लीन स्वीप किया। उसने खान साहब ने जो बयानिया बनाया है अभी अमेरिका का, या मैंने भी गलती से नाम ले लिया अमेरिका का, किसी भी मुल्क में उनको थ्रेट किया है, तो इसलिए लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं। आम आदमी कभी भी ये नहीं सोचता दूर तक, ये तो पॉलिसी मेकर का काम जो है। इंडियन चैनल्स हैं ख़ास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे वो बड़ा वो टिकर लगा के और बाकी चीज़ें वो रात दिन एक ही इसके ये अभी जी अदम एतमाद आ रहा है और खान साहब जा रहे हैं, तो उनका क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर? देखिए, वो तो खुश होंगे क्योंकि जिस तरह खान साहब दुनिया में हमारा बयानिया लेके चल रहे हैं, खान साहब को आप ये तो कह सकते हैं कि खारजी मामलात पे खान साहब एक वेल नोन शख्सियत है, उनको लोग जानते हैं, उनको बोलना आता है। इस्लामोफोबिया पे वो बड़ा अच्छा हमारा बयानिया लेके चले, तो भारत तो ये चाहेगा कि खान साहब चले जाएं, दोबारा उसी तरह के हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाएं जो दावतें भी कर लें, मोदी साहब को बुला भी लें और सारा कुछ उस तरह ही रूटीन में चले। तो मेरे ख्याल में भारत इसीलिए, और इसमें कोई बात नहीं, हम भी जब इंडिया में कोई ऐसा काम हो हमारा भी मीडिया उस पर बड़ी गहरी नजर रखता है, तो मैं नहीं समझता कि भारत कोई ज्यादा हो रहा है। और वैसे भी
ठीक जा रहा है, कोई इतना ना। जी तनवीर साहब, जिस तरह एक बिजनेसमैन ख़ास तौर पे उसका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो यही होता है कि जो मौजूदा पॉलिसी जिस गवर्नमेंट ने बनाई है वो लॉन्ग टर्म हो और उसको वो आगे लेके चले, ताकि अगर एक हुकूमत 10 साल पूरे करेगी तो इसका मतलब ये है कि उसके जितने मंसूबे हैं वो आगे जाएंगे। बाकी दुनिया में जितना महज़ब माशरा है वहाँ पे तो यही होता है कि जो पॉलिसी बना के जाते हैं उसके ऊपर आने वाली गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करवाती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से, जिस तरह पहले भी हमने बात की है, कि वो वहीं पे सिस्टम रुक जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अब तब्दीली आ चुकी है, अब लोगों में शऊर भी आ चुका है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, वो ज़ाया नहीं होगी? उम्मीद यही करता हूं कि किसी को नुकसान ना हो, लेकिन अभी फिलहाल ये थ्रेट है। और जो बात आप कर रहे हैं ना कि मतलब एक हुकूमत की पॉलिसीज दूसरी लोग जो है ना वो लेके नहीं चलते, तो ये हम पिछले 10, 20, 30 सालों में नूरा कुश्ती देखते आए हैं। वो एक दूसरे के ऊपर FIR करा रहे हैं, एक दूसरे की प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और आज सारे एक जगह पे नजर आ रहे हैं। खान साहब के इनिशिएटिव्स, आपने जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की है ना, हम रियल एस्टेट के लोग हैं, टूरिज्म का बिजनेस जो खान साहब ने जिस तरीके से प्रमोट वो कर रहे हैं, अभी दुबई में आप जाएं, जो पाकिस्तान पवेलियन था उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया गया है, अनबिलीवेबल। हम लोग, हमारे दोस्त जो वहां पे गए वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान को इतने खूबसूरत अंदाज में वहां पे पेश किया गया और ऐसी सिविलाइजेशन के तौर पे रखा गया कि मतलब हम खुद हैरान हो गए कि यार ये पाकिस्तान की बात हो रही है। सो पूरी दुनिया में टूरिज्म के हवाले से जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की प्रमोशन की है, और उसके अंदर टोटली रियल एस्टेट का बिजनेस इन है। हम रिसेंटली अभी 2 हफ्ते पहले हुंजा गए, वहाँ पे हमने कुछ साइटें देखी कि हम वहाँ पे कुछ होटल्स या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट करें। ये सारा एटमॉस्फेयर, ये सारा माहौल जो है वो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुश मिला है, टूरिज्म इंडस्ट्री को पुश मिला है। टूरिज्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 70 सालों में इस लेवल पर प्रमोट नहीं हुई जिस तरह से आज खान साहब कर रहे हैं। सो वी विश एज अ बिजनेस कम्युनिटी के इस हुकूमत को जो है ना वक्त मिले, ये अपना काम करे, और दूसरे लोग भी अगर आते हैं वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को वो इससे बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं तो चले। लेकिन जो चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए, टूरिज्म को लेकर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को लेकर जो इनकी पॉलिसीज ठीक हैं, जो चीजें सही हैं, उनको एज इट इज लेके चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट होती है और हर मुल्क की एक अलग-अलग एस्टैब्लिशमेंट होती है। लाइक अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एस्टैब्लिशमेंट उनकी बिजनेस कम्युनिटी है, उनके चैम्बर्स, उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर एस्टैब्लिशमेंट। वो डिसाइड करते हैं अगली हुकूमत कैसे बनेगी। इसी तरह ट्रंप बना था, ट्रंप में वो काबिलियत सलाहियत, पूरी दुनिया में उनकी काबिलियत सलाहियत जो है वो क्रिटिसाइज हुई कि ये अमेरिका का कैसे प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन चूंकि उसका बिजनेस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक था, अच्छा ताल्लुक था, उन्होंने उसको बना दिया। सो दैट्स हाउ हमारी भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, उनको चाहिए कि वो अपना एक किरदार अदा करें और पॉलिसीज के अंदर तसलसल रखने के लिए इन सारी चीज़ों में हेल्प करें। वो तो अपना किरदार अदा करते हैं। देखें, वो मैं समझता हूँ कि एक इदारा ही है जो वो तसलसल कायम किए हुए हैं। अगर आप लेते हैं तो उसके अलावा जितनी सियासी जमातें इस तरह इस वक्त जो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जिस तरह आप खान साहब के हवाले से भी आप बात करें, आप खान साहब भी ख़ास तौर पे जिन लोगों से वो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आके कहा करते थे कि पूरी ज़िंदगी मैं इनको साथ नहीं बिठा सकता, मैं इनसे जो है ना वो कलाम भी नहीं करूँगा और इनको अपनी पार्टी में नहीं लूँगा, सियासत छोड़ दूँगा, लेकिन वो मजबूरी है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन वो वैध एक इदारा है, मैं समझता हूँ कि वो देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म पे वो डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने अपना हर जगह पे अपना किरदार अदा किया और आगे भी वो करते रहेंगे। तो करामा साहब, सर आप जो कंस्ट्रक्शन है, देखें कंस्ट्रक्शन एक रीढ़ की हड्डी है और हमारे मुल्क की तरक्की में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो आप क्या समझते हैं कि सर आज की जो कंस्ट्रक्शन है, आज के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी पहले जिस तरह हमारे इंजीनियर्स होते थे, बाकी जो सर्वेयर हैं बेचारे, पाकिस्तान जब वो डिप्लोमा वगैरह जब मुकम्मल कर लेते तो वो देखते थे कि अब जॉब के लिए हम किधर जाएँ, तो वो इसी तरह डिग्रियाँ उठाए बेचारे घूम फिर रहे होते थे। तो आज किस सूरत हाल में हम खड़े हैं? क्या हमारा मुल्क वाकई तरक्की कर रहा है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बेहतर हो रहा है? जी, मैं तो बड़ा पुरउम्मीद हूँ और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी ज़माना चल रहा है, और हमें तो टेक्निकल पर्सन जो हैं वो नापेद हो गए, हमारे लिए मिलते नहीं हैं। हम लोग मुसलसल प्रोपगेशन भी करते हैं, अखबारों में देते हैं, टीवी में, जहाँ भी हमारा कोई मीडिया वगैरह काम कर रहा होता है तो हम वहाँ से उनको कॉल करते हैं। लेकिन आप यकीन जानेंगे कि बहुत कम हमें स्किल लेबर जो है वो मिलने के
आती है। काम करने वाले लोग मिलते नहीं है। अब पता नहीं कि वो हमारे सारे लोग जो टेक्निकल हैं वो कहाँ चले गए हैं, और इतनी यूनिवर्सिटीज हमारी नई बन गई हैं, प्राइवेट बन गई हैं, अंडरग्राउंड चले गए हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन जिस तरह वो एक बहुत बड़ा, जिस तरह अभी तनवीर साहब ने, बिल्कुल सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अब मेरा एक शागिर्द है, देखिए वो पहले इधर अमेरिकन एम्बेसी में काम करता था, अभी वो अमेरिकन एम्बेसी वाले उसको उठा के इराक में ले गए। तो अब जितने भी हमारे डिप्लोमा होल्डर और टेक्निकल लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेकार है। अगर कोई शुरू में आते हैं, वो तो आपको पता है कि जब भी आदमी किसी भी ट्रेड का होता है वो कुछ 1 साल 1.5 साल ऐसे उसको ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए जरूरत होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई टेक्निकल बंदा, ना कोई इंजीनियर, ना कोई आर्किटेक्ट, ना कोई और बंदा कोई आपको फॉरन मिलेगा। मैं तो बड़ा इसमें कंफर्टेबल हूँ कि अभी जो सिस्टम चल रहा था, और मेरी तो यही गुजारिश है अरबाब इख्तियार से जो भी हैं कि कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है, अगर फर्क करें यही पॉलिसी है तो इसको बैन कर दें कि ये 10 साल के लिए, 15 साल के लिए यही गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, इसी के ऊपर सारा काम चलेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा एक शुबा है जो कि मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, चूँकि रियल एस्टेट भी हमारी वो बेसिक तो वहाँ से शुरू होता है कि कोई बंदा ज़मीन लेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर बाद में हमारे पास आएगा। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी मौजूदा पॉलिसी चल रही थी जिसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया था, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे ज़ेरे कंट्रोल चल रहे हैं, तो उनके अंदर उन्होंने अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड कराया और बेतहाशा टैक्स दिए गवर्नमेंट को। आपको पता है कि रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ है, तो कहाँ से आया टैक्स? ना तो इंडस्ट्री वालों ने दिया, ना कोई और शोबा उनको टैक्स देता है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो रियल एस्टेट और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने उनको दिया। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी भी हमारे पास हैं और हम उनको लेके चल रहे हैं, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर वो चलते रहे तो तब भी गरीब का जो पहिया, आप जिसको लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गरीब के लिए, वो उनका पहिया कम अज़ कम ये है कि थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। आने वाली हुकूमत अगर उसको थोड़ा सा ब्रेक भी लगाती है फिर भी वो सस्टेन कर जाएंगे, वो जिंदा रह जाएंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश होती है, जो भी कोई बंदा आए एज ए टेक्निकल मैन, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि ये पॉलिसीज को एक दफ़ा बैन कर दें। जैसे गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल को बैन कर दिया कि जून तक इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट के लिए क्या मसला है? एक दफ़ा जब आपका कोई भी ऑर्डर इशू हो जाएगा तो सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा, और ये जो शोबा है इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बच जाएगा तो फिर बाकी सारे ज़राअत का शोबा भी है, बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो सब शोबे जो हैं बेहतर ऐसा होना चाहिए। जी कामर साहब, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ी वसी इंडस्ट्री है। इसके साथ जिस तरह आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे थे, तो ख़ास तौर पे आप देखें कितनी इंडस्ट्री इसके साथ वाबस्ता हैं, और सब का देखें पाकिस्तान के अंदर जो अभी डेवलपमेंट है, मैं कहता हूँ कि आने वाले, पहले भी हमारी इस पर बात हो चुकी है कि 50 साल 100 साल अभी लगेंगे हमें डेवलप करने में। तो आप देखें कितना टाइम हमारे पास है, और ये सारी इंडस्ट्री हमारी साथ जितनी प्रोडक्शन है, आप देखें सीमेंट की, स्टील की, जिस तरह मैं ये आपसे कह रहा था कि प्राइसेस ऊपर जा रही, आप कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। इसका मतलब ये है कि काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, और जब काम तेज़ी के साथ होता है इसका मतलब ये है कि आम लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही सिस्टम चलता रहे। तो आप सर इसके अलावा ये क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको ये क्रेडिट जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये तब्दीली लेके आए, ख़ास तौर पे इसके ऊपर तवज्जो दी है इस सेक्टर के अंदर, तो ये इनको क्रेडिट जाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें आपने कोरोना के अभी 2 साल आपने देख लिए, 2019 में शुरू हुआ, 2020 भी उसमें गया, और हमने घरों में बैठ के उससे पूरी फाइट की, और जो ही गवर्नमेंट ने इसमें रिलीफ दिया तो एडवांस एक बूम आ गया। और आज हम देखते हैं कि हमें ना तो कोई लेबर मिलती है, ना कोई हमारे पास कोई टेक्निकल बंदा जो बाकी बचा है जो ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, कोई भी आपको मिलेगा। इवन आप ये देखें कि हाँ, इस गवर्नमेंट का या मेरा वैसे पर्सनल ये होता है कि आप इन लोगों को जो आपने ये लंगर खाने और ये सारा कुछ बना के दिया, ये भी देना चाहिए। इसके लिए उनको चाहिए कि इनको पैसे दें, इसके स्किल पे खर्च करें, इनके अदारे बना दें, इनके अप्रेंटिसशिप के अदारे बना दें, ताकि वहाँ पर अपनी कोई छोटी मोटी स्किल भी ले लें। तो हमारे पास अब जहाँ भी आप खुद भी आपको अंदाज़ा होगा कि आप मार्केट में जाएं, कोई बंदा भी ढूंढने जाएं, आपको बंदा नहीं मिलेगा। अगर बंदा मिलता है तो उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी की आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो मिलेगा तो महंगा मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि मुल्क में काम हो रहा है तो वो लोग गायब है ना,
ورنہ تو کوئی نہیں, وہ آپ کو ہر بندہ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو. اور پھر دیکھیں اگر سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے, سریے کی قیمت بڑھ گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, ملک میں انفلیشن بھی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, کہیں تو استعمال ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سیمنٹ لے کے کوئی سمندر میں ڈال رہے ہیں, کوئی ندی میں ڈال رہے ہیں, کوئی دریا میں ڈال رہے ہیں, ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا. کچھ بن رہا ہے کچھ ملک کے تو ہو اندر. رہا ہے نا اس کے ساتھ. نہ تو ایسی کوئی چیز ہے جو ہمارے آٹے میں استعمال ہو رہی ہے, کھانے میں استعمال ہو رہی ہے, تو یہ ساری انڈسٹری کا ہی کمال ہے نا. اور وہ جگہ جہاں پر بہت بڑی ڈچز تھی, خراب جگہ تھی, وہ اربوں میں بک گئی اور وہاں پر بہت بڑے بڑے پروجیکٹ. جی کرام صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تنویر صاحب آج کا کوئی میسج دینا چاہے خاص طور پہ گورنمنٹ کے حوالے سے اور عوام کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بلایا, اور جو گورنمنٹ کے اوپر جو بات چیت ہوئی, جو ہمارا کانفیڈنس بنا, ہم عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ریلیف دیا, کنسٹرکشن ریلیف پیکیج کے ذریعے, اور جس طرح سے انڈسٹری چلی, وی وش کہ ان پالیسیز کو دوام ملے, اور جو آگے اس وقت حالات پیدا ہوئے ہیں, ان حالات میں کچھ ایسی چیز ہو کہ ملک کے لیے فائدہ ہو, کاروبار کے لیے, انڈسٹری کے لیے, قوم کے لیے, نیشن کے لیے اچھا سوچیں. جتنی باقی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ہمارے ملک کو, ہمارے ملک کے لوگوں کو اور ہمارے ملک کے بزنس کے دوام کے لیے کام کریں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانی کرے گا. جی کرام صاحب, ایز اے انجینئر اور ایز اے آپ ایک قوم کے معمار بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا میسج آپ کیا دینا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو؟ جی میری یوتھ سے تو یہی گزارش ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ اپنی ٹیکنیکل اسکل کو انکریز کریں اور اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی اسکل کو اچھے داموں فروخت کر سکیں, اور اس کی ڈیمانڈ میں جتنی ابھی ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہے اس سے کئی گنا اس کا اضافہ ہو جائے. تو باقی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ تو ہمارے پاکستان میں جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں انسٹیبلٹی ہے, اور اللہ کرے کہ کسی ٹائم اسٹیبلٹی ہو جائے اور ہر حکومت آنے والی جو ہے وہ اپنا ٹینور پورا کرے, اور وہ جب ٹینور پورا کرنا لگ جائے گی تو تمام جو ہماری یہ پالیسیز ہیں یہ بھی ہماری کنسسٹنسی سے چلنا شروع ہو جائے. جی خضر صاحب. جی میرے خیال میں تو خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے, تاکہ وہ کل کو پھر نہ کہیں کہ اگر مجھے یہ 1.5 سال مل جاتا تو میں یہ کر لیتا. اور باقی رہ گئی گورنمنٹ جانے کی یا آنے کی بات, میری آج ایک دکاندار سے بات ہو رہی تھی, اس کو میں نے کہا یار گورنمنٹ جا رہی ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے اوپر عمران خان وزیر اعظم ہو یا شہباز شریف, ہمیں مہنگائی سے فرق ہے, ہمیں ریلیف ملے, تو اس لیے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ گورنمنٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جی بالکل, جی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا, تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ خاص طور پہ جو یہ ہم پالیسی بناتے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم ہم لے کے چلیں, اور آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہو یا یہ موجودہ سیٹ اپ اگر آگے چلتا ہے تو لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے اور عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.